वेलकम बैक। आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरह हम किसी चीज़ को वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज अ वेक्टर, आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नॉन वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ये सारे वेक्टर की बेसिक्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। There are some physical quantities which have both magnitude and direction after complete distribution. They are called vectors. इसके एग्जाम्पल में इलास्टिक सॉल्यूशन फोर्स, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर की डेफिनेशन से पहले सब देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या होती हैं। इसके बारे में मेरा एक पहले लेक्चर है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ मैं बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज जिसको हम जिसकी प्रिपरेशन मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जबकि वेक्टर के लिए आपको बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत है। मैग्नीट्यूड से क्या बनाता है, मैग्नीट्यूड से ये मान ले सकते हैं जैसे किसी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 6 है तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। Vectors are usually denoted by bold-faced letters such as A, D, R। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैपिटल ए, स्मॉल डी, स्मॉल आर एंड डी। While in handwriting we put an arrowhead over the letter। तो बुक वगैरह में डिफरेंट बुक में डिफरेंट से ये कहा रहा है। तो इसमें हम क्या कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जब ये तो नॉर्मल जो है इसको वेक्टर पर रिप्रेजेंट करने का वो आप कह सकते हैं कि ये इससे यानी स्मॉल डी, इसमें है स्मॉल डी विद हेड ओवर इट, विद एन एरो हेड ओवर इट। और इसमें क्या होगा कि डी आपका मैग्नीट्यूड होगा, और we use light phase such as D, a vector is represented graphically। तो इसको हम क्या है कि जब हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसमें सिंबॉलिकली। अब क्या है, वेक्टर को किस तरह ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय a directed line segment with an arrowhead। The length of the line segment according to given scale correspond to the magnitude of the vector। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले दो लाइन बनाई जाती हैं, एक्स और एक्स डैश, जो एक्स एक्सिस के अलग होती हैं, और दो लाइन होती हैं वाई, और एक लाइन होती है आपकी वाई और वाई डैश। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक स्केल सिलेक्ट करते हैं। सपोज आपने 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करती है, मेकिंग एन एंगल 30। तो सबसे पहले हम क्योंकि इसमें है इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम स्केल एक डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज के हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर है वो 1 बिग स्क्वायर के बराबर है जो उसमें है। इसी तरह आपके 20 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 4 उसमें है बिग स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपने ग्राफ में देखा होगा कि इस पर मार्किंग लगी हुई होती है। तो सपोज करते हैं कि ये वाली आपकी वैल्यू है, ये 4 के बराबर है। तो हमने कितना एंगल बनाना था, 30 का। तो हम क्या है कि आपकी जो 4 स्क्वायर था, सपोज करें तो इस जगह पर था, यहाँ से हम लाइन एक ड्रा करते हैं जो आपके इस जगह मिलती है। और ये क्या है आपका एंगल, ये क्या एंगल आपका ये थीटा बना दिया है जो कि 30 के बराबर है। तो
ग्राफिकली आप क्या है वेक्टर को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट जहाँ दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं इसको रेफरेंस कहा जाता है। इसको हम नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला आपका एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 और ये अब 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अगर हम इसके एक्स एक्सिस पे देखें तो ये आपको परपेंडिकुलर ड्रा होता है और वाई एक्सिस पे देखें तो आपका ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है। तो यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस के अलांग होगा और ये वाला डिस्टेंस होगा ये वाई एक्सिस के अलांग। बेसिकली हम इसको मेजरमेंट किया जाता है बाय चूजिंग अ सुटेबल स्केल। तो जब भी किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है तो उसकी यूनिट सबसे पहले होती है। तो यूनिट वेक्टर जैसे हम में जो उसमें है यूनिट हमारी क्या है कि पैसों के यहाँ पे देखते हैं सबसे यूनिट जो हमारी है तो उसमें 1 रुपया है। तो इसके लिहाज से इसमें देखते हैं कि किस चीज़ की यूनिट क्या होती है। यूनिट वेक्टर is in a given direction is a vector with magnitude 1 in that direction. It is used to represent the direction of the vector. आपने इसमें मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इससे क्या होता है कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसी चीज़ के उसमें से आइडेंटिटी ऐड करते हैं। जैसे जीरो की एडिटिव के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है कि जीरो है, इस चीज़ में जीरो ऐड करते हैं प्लस जीरो से कोई फर्क नहीं होता। सेम उसी तरह जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये किसी चीज़ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या है कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या है एक गैप इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। जो ये वाला पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कोई भी वेक्टर वो किसके बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन, और ये बेसिकली आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या है कि हम अगर 3 डायमेंशन स्पेस कंसीडर करें तो यूनिट वेक्टर 3 डायरेक्शन में होगा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के अलांग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई के अलांग होगा उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जेड के अलांग होगा उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली यूनिट वेक्टर के बारे में था। सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है वो ये जस्ट किसी चीज़ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता। फिर हम क्या है कि पोजीशन वेक्टर के लिए देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये बेसिकली आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ और बता देता हूँ आपको। Two reference lines drawn at right angle to each other are known as coordinate axes and their point of intersection is known as origin। ये पहले भी हमने पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा मजीद बता देता हूँ आपको कि ये वाली जो दो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जो दोनों जो है एक दूसरे से मिलते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओरिजिन कहा जाता है। The system of coordinate axes is called Cartesian coordinates और इस सिस्टम को Cartesian coordinate system कहते हैं। The position vector with respect to reference is called position of that point from reference। तो इसका क्या मतलब होगा कि अब सपोज आपके पास ये हमारे पास एक पोजीशन थी, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आप क्या है कि ओरिजिन के साथ हम मीट कर देंगे और उसका ये देखेंगे कि इसकी पोजीशन विद रेफरेंस टू ओरिजिन क्या है। ओरिजिन के लिहाज इसकी रेफरेंस ये है और यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये आपका एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका वाई के लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। यानी इस पॉइंट की पोजीशन सपोज ये पॉइंट पी था, इसको एक्स वाई कह देते हैं, ये पॉइंट पी था, एक्स वाई के लिहाज से इसकी पोजीशन, एक्स के लिहाज से इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, वाई के लिहाज से इसकी पोजीशन ये हो जाएगा। तो ये इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है।
The direction of a vector in a plane is denoted with angles which are represented by line making with x-axis in anti-clockwise direction. अब ये क्या है कि एंगल के बारे में क्या है कि हम ये जब भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इस एंगल को तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तौर पर लेते हैं जो वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। इसके लिहाज से हमने क्या भी देखा था कि 30 एंगल बना रही थी और इसकी डायरेक्शन हम क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगी। तो इसके लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना दी। ये था उसके बारे में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब क्या है कि आपने जो एडिटिव इनवर्स के बारे में देखा होगा, यानी ए का जो ए का एडिटिव इनवर्स किसके बराबर होता है, माइनस ए के, यानी ए को माइनस ए में से माइनस करो तो आपके पास 0 आंसर आ जाता है। सपोज यानी 3 माइनस 3 करें तो इस चीज में से आपको 0 आंसर आ जाता है। तो नल वेक्टर के लिहाज से वेक्टर के लिहाज से नल वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर इज a vector of zero magnitude and arbitrary direction. For example, the sum of vector and its negative vector is null vector. तो आपके पास दो वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम था, एक से दूसरे को आपने माइनस किया तो आपके पास क्या है कि नल वेक्टर आता है जिसको 0 से हम या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। अब क्या है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स वो कौन वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। The two vectors E and D are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial points। तो सपोज करें कि आपके पास जो हमारे पास दो वेक्टर्स थे, तो इसको ए कह देते हैं, इसका क्या है कि बी कह देते हैं। तो ये वेक्टर आपका ए हो जाएगा और ये वेक्टर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। इन दोनों का हमने देखा कि मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी आपकी इन दोनों की सेम है रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन। वो रेफरेंस के लिहाज से बता रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट हो सकता है जो इनका चेंज हो तो लाजमी है, बहरहाल जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो। इट मीन्स इसको हम देखें तो ये दोनों पैरेलल भी हैं। और ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो इनको हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। दिस मीन्स दैट द पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ईच अदर। और ये भी हम कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये था वेक्टर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।